दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। हिमाचल में जेपी नड्डा ने वोटरों से की बड़ी अपील। बोले अच्छे माली को वोट दें जो आपके बगीचे की देखभाल कर सके। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करें, न कि भावनाओं के आधार पर। उन्होंने लोगों से कहा कि वे ऐसे मालियों का चुनाव करें जो उनके बगीचे की ठीक से देखभाल कर सकें। भाजपा उम्मीदवार कौल सिंह के पक्ष में रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हार जाने के बावजूद भी कौल सिंह ने क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि कौल सिंह सालों से एक अच्छे चौकीदार रहे हैं। जेपी नड्डा ने कई मुद्दों पर मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करने का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिनके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है वे हमेशा मतदाताओं को भ्रमित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस एक परिवार के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है, जिससे पता चलता है कि उसने कुछ नहीं किया है और बैसाखी के सहारे खड़ी है। उन्होंने कहा कि भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं करें और अपने भविष्य को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव हारने के बावजूद कौल सिंह लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक अच्छा चौकीदार बने रहे। उन्होंने मतदाताओं से कौल सिंह जैसे अच्छे चौकीदार और माली खोजने का आग्रह किया है। और ये बड़ी खबर, उपचुनाव में बीजेपी के जीतने पर जमकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले इन्हीं का चुनाव आयोग और इन्हीं की कोर्ट कचहरी। ये आपको बता दें कि यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की जीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। बिना बीजेपी का नाम लिए राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक सभी इन्हीं के हैं। बीजेपी को जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन फिर भी जीत उनकी हो रही है। प्रयागराज पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है तो उन्होंने कहा कि जब बेईमानी होती है तो कोई भी असर नहीं पड़ता है। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट कचहरी और अधिकारी सब इन्हीं के हैं। सब बेईमानी से होगा। पूरी यूपी सरकार बेईमानी से बनी है। जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन बेईमानी से जीत मिल रही है। 2024 में भी बीजेपी की ही जीत होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बेईमानी से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस है, जितने दिन जान बचानी है बचा लीजिए। अगला टारगेट प्रेस पर है। मालूम हो कि पिछले साल लखीमपुर खीरी में हुए थार कांड के बाद से राकेश टिकैत ने कई बार वहां के दौरे किए थे। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की भी मांग की थी। आपको बता दें कि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जितने भी चुनाव जीत रही है वो सब बेईमानी के कारण जीत रही है। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। 26 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को लखनऊ में किसानों के बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन योगी सरकार के विरोध में राज्यपाल का घेराव करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसके बाद 26 जनवरी 2023 को देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि यह क्रांति दिवस है, हम सरकार को इसकी याद दिलाएंगे। प्रयागराज में रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विशेष प्रकार के सरसों के तेल की इजाजत दे रही है। इसके 2 प्लांट उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और राजस्थान के भरतपुर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जहरीला सरसों है। हमारी सरकार जल्द ही विदेश से सरसों लाने के लिए व्यवस्था बनाएगी। सरकार को देश के वैज्ञानिकों को बड़े शोध का बजट देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में सीड बिल लाया जा रहा है। अब बीज पर इतनी बेईमानी होगी कि जल्द ही सीड पुलिस स्टेशन खुलेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर देश डिजिटल हो रहा है तो किसानों को भी डिजिटल कर दें, जिससे उन्हें धान बेचने पर घर आते ही पैसा मिल जाए। राकेश टिकैत ने प्रयागराज की तरह अब पूर्वांचल में अगले 10 दिन महापंचायत लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यहां पर भी किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में अब अगले 10 दिन वो पूर्वांचल के तमाम जिलों में रहेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर करारी हार के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी के जख्मों पर छिड़का नमक। पूछा अब कौन सा बहाना बनाएंगे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर समाजवादी पार्टी की करारी हार को लेकर ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गोला में बीएसपी मैदान में नहीं थी, अब समाजवादी पार्टी अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। दरअसल यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा
और समाजवादी पार्टी के बीच में वोटरों को संदेश देने की होड़ मची है। इसमें समाजवादी पार्टी जहां पर बीएसपी पर बीजेपी से मिलीभगत कर जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार खड़े करने का आरोप लगा रही है जो सपा कैंडिडेट को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचाएं, तो वहीं बीएसपी कह रही है कि मुसलमानों के एक तरफा सपा के पक्ष में मतदान करने की वजह से यूपी चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। इसी वजह से बीजेपी दोबारा बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही और बीएसपी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। मायावती की कोशिश वोटरों, खासकर मुस्लिम वोटरों को यह समझाने की है कि यूपी में बीएसपी ही वो पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए सपा को वोट देने का कोई भी फायदा नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी को बीजेपी से मिली भगत करने वाली पार्टी बता रही है। इस साल जून में आजमगढ़ संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद भी अखिलेश यादव ने बीएसपी को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि बसपा ने आजमगढ़ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतारा था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बसपा जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी खड़े करती है जिससे सपा के वोट बढ़ जाएं और बीजेपी को फायदा हो। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ सीट हार गई है, जिसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है और अखिलेश यादव से पूछ लिया है कि अब अखिलेश यादव हार का नया कौन सा बहाना बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर जमकर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले धारा 370 ने देश को दिया आतंक का दंश। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद की जड़ को पैदा करने के लिए देश में धारा 370 लगाई थी। जानबूझकर जम्मू कश्मीर में लगाई गई 370 से देश ने आतंकवाद का दंश झेला है। कांग्रेस के शासनकाल में ही आतंकवादी और आतंकवाद दोनों ही चरम सीमा पर थे। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को जैसे ही अवसर मिला उन्होंने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीदकर अपना मकान भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए धारा 370 को नहीं हटाया और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो देश की आंतरिक सुरक्षा कर सकती है और ना ही देशवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कांग्रेस धारा 370 को हटा सकती थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी जमकर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने दोनों को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में जब भी कोई संकट आता है तो दोनों भाई बहन देश छोड़कर विदेश भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी दोनों भाई बहन नदारद थे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने गुजरात के 12 और प्रत्याशियों की सूची कर दी जारी। अल्पेश कथीरिया सूरत से लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने 12 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें गुजरात पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता रहे अल्पेश कथीरिया भी शामिल हैं। कथीरिया सूरत से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गुजरात में अपनी पार्टी को सत्तारूढ़ भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में पेश कर रहे हैं। पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए आज अपनी 11वीं सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी अब तक गुजरात के लिए 130 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। राज्य विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। इन पर 2 चरणों में क्रमशः 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, कन्हैया कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को बताया एक ही टीम। कहा पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई भी वैचारिक भेद नहीं। यह आपको बता दें कि अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वहां के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न विपक्षी दल सत्ता में आसीन भाजपा के खिलाफ निशाना साधने के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी और भाजपा को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही टीम है। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि भाजपा का एकमात्र विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ही देश में एक वैकल्पिक विचारधारा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात को लेकर धारणा है कि गुजरात जो आज सोचता है शेष भारत बाद में उसी पर विचार करता है। उन्होंने कहा कि कई नई चीजें यहां से शुरू होती हैं। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में यहां से एक नया राजनीतिक संदेश जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोग भाजपा से खुश हैं तो वो भाजपा को चुने, लेकिन अगर लोग राज्य में और देश में बदलाव चाहते हैं तो वे कांग्रेस पार्टी को मौका दें। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के ऊना में बीजेपी पर जमकर भड़की प्रियंका गांधी, बोली मतदाताओं को किया जा रहा गुमराह। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में काफी आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने हिमाचल चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने समेत कई वादे सोमवार को किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना होगा कि दवा बदलने से बीमारी दूर नहीं होने की बात उनको गुमराह करने के लिए की जा रही है। उन्होंने यहां परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में आरोप लगाया कि हिमाचल से बीजेपी के कई बड़े नेता हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तरक्की की और जनता की तरक्की पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार दवा बदलना बीमारी के इलाज में मददगार नहीं है। आपको एक ही दवा के साथ लंबे समय तक बने रहना है ताकि इसके असर को देख सकें। हर हफ्ते अलग अलग दवा लेने से किसी का भला नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश ने यही गलती की। प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि बीजेपी नेता कहते हैं कि दवा बदलने से बीमारी दूर नहीं होती। क्या हिमाचल प्रदेश और वहां की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप बीमार हैं। समझ लीजिए कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के इंजन में तेल भरा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह चुनाव आपका भविष्य तय करने वाला है। पुरानी पेंशन योजना की मांग आपकी मांग है जिसे बीजेपी ने पूरा नहीं किया। अगर कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन मिल सकती है तो दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं मिल सकती? इसे समझिए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये लोग सेना की भर्ती को भी ठेके पर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले 4000 लोग भर्ती होते थे, लेकिन इससे सिर्फ 400-500 लोग भर्ती हो सकेंगे और इनमें से 75% लोग वापस जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हिमाचल प्रदेश का बजट घाटे में है, लेकिन हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ और कई अन्य भर्तियों में घोटाला हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत सेवा और समर्पण का है, तो बीजेपी का सिद्धांत सिर्फ सत्ता में बने रहने का है। आप लोग अपने लिए वोट दीजिए, किसी की बातों से गुमराह नहीं होइए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, दादी इंदिरा गांधी की राह पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मिलने वाला है खास तोहफा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर राज्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने और ऐसा स्वागत करने की तैयारी है कि वो इतिहास में दर्ज हो जाए। राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी साधु संतों के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी अब पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी की इमेज भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ी है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, गुजरात में साइलेंट किलर ना बन जाए कांग्रेस पार्टी, पीएम मोदी ने भी रैली में चेताया। हैरान करने वाले हैं आंकड़े। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अहम साबित होने जा रहा है, लेकिन इस बार देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के लिए हालात उतने पक्ष में नहीं है जितने कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में थे। इस बार के चुनाव में पाटीदार आंदोलन का मुद्दा, बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए ऊहापोह के हालात, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे युवा नेताओं की हुंकार और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी पूरे तरीके से अभी तक गायब हैं। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में बीटीपी जो कि आदिवासी के बीच में सक्रिय है, उसका भी साथ मिला था, लेकिन इस बार उसके साथ अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 2 ध्रुवीय लड़ाई थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरे जोर शोर से चुनाव के मैदान में है। अरविंद केजरीवाल बीते 1 साल से राज्य का दौरा कर रहे हैं और वो
बीजेपी को उन मुद्दों पर चुनौती दे रहे हैं जो उसका कोर एजेंडा है। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग कर दी है। ये एक तरफ का हिंदुत्ववादी हथियार है जिसका इस्तेमाल बीजेपी अभी तक करती आई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस चुनाव में बिना सेनापति की फौज वाली हालत में मैदान में है। राहुल गांधी साल 2024 की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। अभी तक उनका गुजरात जाने का कार्यक्रम भी सामने नहीं आया है। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जरूर ट्वीट किया है। उन्होंने घोषणा पत्र की बातों को ट्विटर पर लिखा, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। उन्होंने कहा कि हम गुजरात के लोगों से किए सारे कांग्रेस पार्टी के वादों को निभाएंगे, भाजपा के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे, प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की गुजरात में सक्रिय होने से किसी भी तरीके के खतरे को इनकार करते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बुजुर्ग कांग्रेस नेता बालूभाई पटेल कहते हैं कि बड़े नेता चिमन भाई और शंकर सिंह वाघेला जैसे लोग भी तीसरा मोर्चा को नहीं बना पाए तो उनके आगे आप क्या चीज हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी गुजरात में हारती दिख रही है, लेकिन ये चुनाव नतीजे हैं, जनता किस ओर जाएगी अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।